चलिए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अरपा महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा को 20 करोड़ 63 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे रायपुर से पेंड्रा के लिए रवाना होंगे। सीएम मरवाही में 4 करोड़ 90 लाख रुपए लागत से बनने वाले रोड का भी शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ के 28वें नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा में अरपा महोत्सव का जोरदार आगाज हुआ। प्रदेश के राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर अरपा महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद क्षेत्रीय कलाकार के समूह ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही पारंपरिक नृत्य प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कल यानी 10 फरवरी को भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी कि आज शामिल होंगे। लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही पुरस्कार वितरण कर मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। राजधानी रायपुर से खबर, जहां एट होम फंक्शन आज से शुरू होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल एनसीसी कैडेट्स का सम्मान करेंगे। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड से लौटे एनसीसी कैडेट्स का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मान करेंगे। ये कार्यक्रम सीएम हाउस में होगा। रायपुर में अब कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए जा सकेंगे। इन्हें अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर भारती दासन ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्षमता से 50% स्टूडेंट ही एक समय पर बुलाए जा सकेंगे। इसका मतलब ये कि जब पहले 100 स्टूडेंट्स की क्लास लगती थी, तो अब कोविड के खतरे के मद्देनजर 50 स्टूडेंट की एक वक्त में क्लास लगेगी। बाकी बचे बच्चों को दोबारा बुलाया जा सकेगा। जिला प्रशासन की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि किसी ने अगर नियमों को नहीं माना तो कोचिंग सेंटर, स्किल सेंटर या लाइब्रेरी के प्रिंसिपल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इधर लंबे इंतजार और तमाम अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि 35 साल के फॉर्मूले में भी रियायत मिली है। कई जिलों के अध्यक्ष के नाम घोषित हो गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख रायपुर के अध्यक्ष के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी के साथ दुर्ग, भिलाई और सरगुजा के अध्यक्ष का नाम अटका है। वर्तमान समय में राजनीति में सोशल मीडिया जंग का मैदान बनी हुई है और इसलिए राजनीतिक दलों को यहां अपनी एक अलग से सेना बनाने की जरूरत पड़ती है। 2014 के बाद से सोशल मीडिया क्षेत्र में लगातार पिछड़ रही कांग्रेस ने अब यहां अपने आप को मजबूत बनाने की कवायद शुरू करते हुए कांग्रेस ट्रोल आर्मी बनाने के अभियान की शुरुआत की है। राजनीति में जुबानी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी वॉर की तैयारी हो रही है। बीजेपी ने इस प्लेटफॉर्म पर खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है। अब कांग्रेस भी इस कवायद में जुट गई है। पार्टी ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया नाम से अभियान चलाया है, जिसमें देश भर में पहले चरण में 5 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ से 11,000 लोगों को जोड़ने की कोशिश है, जो कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की आर्मी से भिड़ेंगे। इसकी शुरुआत प्रदेश सचिव चंदन यादव ने की। हम वो झूठ और फरेब की राजनीति और किसी तरह प्रोपेगेंडा की राजनीति में हमारा विश्वास कभी नहीं रहा और वो हम करेंगे भी नहीं। ये हमारे नेता का सख्त निर्देश है कि हम बीजेपी के झूठ को बिल्कुल ही हम झूठ से नहीं मारेंगे, उसके झूठ को हम सच से उजागर करेंगे। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग, देश की जनता जो है, जो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन टेक्निकल तौर पर, लेकिन वैचारिक रूप से वो चाहते हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी देश को बनाना चाहती है, उसमें उनकी आस्था है, उनको जोड़ने का ये प्लेटफॉर्म है। 3 महीने हम ये अभियान चलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने कैंपेन को लेके जाएंगे और उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जो भी इस मुहिम में, इस देश को बचाने की मुहिम में, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को पूरी तरह से नकल बताया है।
बीजेपी ने इसकी सफलता और असफलता की भविष्यवाणी भी कर दी है। कुछ भी लफाजी करके ये अपने आधार को बढ़ा नहीं सकते हैं और बीजेपी के नकल को ठीक से कर नहीं सकते हैं। अरे नकल करना है तो ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कैसे मिस कॉल से कैसे सदस्य बनाया जाता है। जहाँ तक नफ़रत की राजनीति की बात है तो इस देश में जो समरसता है वो हमारे मूलभूत संस्कार में है। कोई नफ़रत की राजनीति यहाँ सफल नहीं हो सकती। 2014 के बाद से बीजेपी के पास एक मजबूत सोशल मीडिया आर्मी है जिसके सहारे वह कांग्रेस की घेराबंदी करती है। वैसे तो कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और प्रदेश बीजेपी को निशाना बनाने से नहीं चूकती, लेकिन एक बड़ी सोशल गैंग की ज़रूरत उसे भी महसूस हो रही है जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपना पक्ष दमदारी से रख सके। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब ये अभियान चलाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर कौन किस पर भारी पड़ता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश का अन्नदाता अपनी तकलीफों से करा रहा है। देश का युवा अपने टूटते सपनों को देखकर बेचैन है और देश बढ़ती महंगाई, आर्थिक बोझ को लेकर चिंतित है। इधर पखांजूर में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कृषि बिल वापस लेने की मांग भी की। इसके अलावा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दरमियान जान गंवा चुके किसानों को शहीद बताते हुए कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसानों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस आखिरी समय तक किसानों के साथ रहेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कृषि बिल का विरोध कर किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रही है। बस्तर में अब किसान पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसकी जानकारी जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार है। पदयात्रा कर किसानों की बात ब्लॉक और गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। तीनों बिलों के दुष्परिणाम की जानकारी दी जाएगी। पदयात्रा 11 फरवरी को नगरनार और 13 फरवरी को नानपुर से शुरू होगी। कानून में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था है जिसमें एक बड़ा पूंजीपति वर्ग कृषि के क्षेत्र में उतरकर किसानों के अधिकारों का हनन करेगा। अब हम गांव-गांव में पदयात्रा के माध्यम से ये मोदी सरकार, एनडीए सरकार के 3 कृषि काले कानून हैं, इसके खिलाफ में आम किसान को बताएंगे और हम किसानों के साथ में खड़े। राजधानी में विवाद से विश्वास स्कीम और फेसलेस असेसमेंट स्कीम को लेकर आयकर विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस योजना की सफलता को लेकर संतुष्टि जाहिर की। छत्तीसगढ़ में 8,087 कुल मामले थे, जिसमें से 3,265 आवेदन आए थे। स्कीम में सफलता का औसत छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। छत्तीसगढ़ में इसका औसत 40% से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में ये योजना बहुत ही सफल रही है, जहां लगभग 40% विवाद खत्म हो रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। साल फेसलेस असेसमेंट शुरू किया है, जिसमें किसी भी करदाताओं को अपने जांच के मामलों में आयकर कार्यालय नहीं आना। उनसे सवाल भी उनकी जांच के ईमेल के माध्यम से पूछे जा रहे हैं और जवाब भी ईमेल के माध्यम से आ रहे हैं। तो कोविड के समय में इसका ये लाभ है कि आयकर कार्यालय में जो भीड़ इकट्ठा होती थी, जब मार्च का एंड आता था, सबके मामले सुलझाने होते थे उस समय, तो वो भीड़ अब नहीं होगी। राजधानी रायपुर में आयकर विभाग ने आरआर स्टील पर कार्रवाई की, जहां आरआर स्टील कॉरपोरेशन के संचालक संजय जैन के घर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। विमल जैन और विजय जैन के ठिकानों पर आईटी पर दबिश दी। बता दें, विमल जैन की फैमिली रियल एस्टेट कारोबार और स्कूल चलाती है। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि 2 बार कोवैक्सीन का स्टॉक छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। कोवैक्सीन की 34,000 डोज सोमवार को आई थी, जबकि 37,000 पहले से स्टॉक में है, जिनका राज्य में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं और उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है कि जब तक कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं होता, तब तक कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोवैक्सीन हमारे पास 2 बार आई है। पहली बार करीब 37,000 और 700 के आसपास के डोजेज हमको प्राप्त हुए हैं, और कल भी आई है कोवैक्सीन, वो लगभग 34,000 के हैं। तो ये जब शासन से हमको अनुमति मिलेगी इसकी उपयोग की, तो इसको उपयोग में लाया जाएगा। और कंसर्न मेन यही है कि इसका 3rd फेज का ट्रायल के संबंध में थोड़ा सा कंसर्न था, तो उसका भी रिपोर्ट संभवतः इस महीने के लास्ट तक आने की संभावना है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां पैसों के लेन देन को लेकर 2 भाइयों को चाकू मारा। एक की मौत हो गई, जिसमें से बताया जा रहा है 5,000 रुपए की उधारी वसूलने पर यह विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी इलाके की यह घटना है। 5,000 रुपए की उधारी वसूलने पर विवाद शुरू हुआ। 2 भाइयों पर हमला हुआ है। बिलाईगढ़ से खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर और जीप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई, जहां 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भटगांव थाने के चुरेला गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कवर्धा में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। घटना पंडरिया थाना क्षेत्र के सिरमा डबरी गांव की है, जहां 10 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आगजनी से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने आगजनी कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों को आग लगाई, जिसमें एक जेसीबी, एक पोकलेन, 2 टिप्पर वाहनों को आग लगाई है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रेलवे डबिंग में गाड़ियां लगी थी, जहां नक्सलियों ने इन्हें आग के हवाले कर दिया। कोंडा गांव के केशकाल में एक युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 2 युवकों ने पहले युवती का अश्लील वीडियो बनाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने पीड़िता से 50,000 रुपए भी ऐंठ लिए, लेकिन रुपए मिलने के बाद भी आरोपी बाज नहीं आया। और जब पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ रूम में रुकी हुई थी, जिसे देखकर उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी ने युवती को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता के दोस्त ने फौरन पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर में शादी के नाम पर लड़की की खरीद फरोख्त करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने नया मुंडा में रहने वाली शेफाली और मध्य प्रदेश के रायसेन के रहने वाले केशव सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रायपुर के गुड़ियारी निवासी ममला अग्रवाल को भी आरोपी बनाया है। ममता अग्रवाल नाम बताया जा रहा है। ममता पहले से ही ऐसे मामलों में जेल में बंद है। बता दें कि जगदलपुर की एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ वक्त पहले ये तीनों उससे मिले थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उसकी शादी केशव से कराई जाएगी, जिसके बाद केशव लड़की को अपने साथ लेकर रायसेन ले आया। इस दौरान युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद केशव युवती को लेकर ममता के घर पहुंचा और वहां उसे छोड़कर बच्चे के साथ फरार हो गया। इस मामले की जो पीड़िता है उनको जो है इस मामले के अन्य आरोपी केशव रघुवंशी निवासी मध्य प्रदेश को जो है
2 लाख रुपए में बेचने के संबंध में जो है थाना कोतवाली में रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, और जिस पर पीड़िता के रिपोर्ट पर धारा 370, 376, 109 और 493 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया गया था। और इस मामले में जो है शेफाली और केशव रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। धमतरी जिले के तुमरा बहार गांव के आसपास के जंगलों में इन दिनों हाथियों ने डेरा डाल रखा है। हाथी आए दिन खेत खलिहान में फसल को तहस नहस कर जाते हैं, लेकिन वन विभाग ने हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए गांव वालों के सामने दूसरी मुश्किल खड़ी कर दी है। खबर है वन विभाग ने गांव की बिजली ही काट दी है ताकि लाइट न होने पर हाथी गांव की तरफ न आए, लेकिन 10 दिनों से बत्ती गुल होने के कारण गाँव वालों के खेतों में सिंचाई ठप हो गई है। घरों में पीने का पानी लाना दुभर हो रहा है। बिजली न होने से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने हाथियों से जान छुड़ाने की अपील की थी। हाथियों से तो उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन दूसरी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है। गांव वालों ने प्रशासन से बिजली सप्लाई शुरू करने की मांग की। ये देखिए, उसको एहतियात के तौर पर ऑलरेडी बिजली को बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ हाथी आएगा तो दुर्घटना हो सकता है कुछ इलाकों में। हालांकि जहाँ जहाँ पर हाथी का अभी मूवमेंट नहीं है वहाँ पर ये सब चीज़ों को हमने चालू करने के बारे में जो है इसी PDCL को हमने इसमें बोल दिया है। और बाकी जहाँ पर नल जल नहीं है, बाकी मैनुअल जहाँ है हैंडपम्प है, वहाँ से उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अगर हम बिजली देंगे और हाथी आने के बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो सकता है। इस कारण एहतियात के तौर पर कुछ जगह पर किया गया है। लापरवाह सिस्टम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। बात कर रहे हैं हम बिलासपुर में बने बैम्बू म्यूजियम की। 5 साल पहले 26 एकड़ एरिया में बांस म्यूजियम बनाया गया था। यहाँ करीब बांस की 30 प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे। तब वन विभाग का उद्देश्य इससे लोगों को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और पर्यटकों को आकर्षित करना था, लेकिन 5 साल में ही वन अमले ने इससे मुंह फेर लिया। ना ही यहाँ पार्क विकसित हुआ और ना ही म्यूजियम को विकसित करने की कोशिश हुई। इस खबर को बंसल न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाई। उसके बाद वन विभाग नींद से जागा। अब वन विभाग ने बैम्बू म्यूजियम के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे यहाँ पर्यटकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और ओपन एरिया की सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया है। ओपन राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में विजय रहे कोंडागांव के 6 खिलाड़ी उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि ओपन राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में आयोजित हुई थी, जिसमें कोंडागांव जिले से 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें से 6 खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम कर लिया था, जिसमें से 1 ने रजत और 5 ने कांस्य पदक हासिल किए। खिलाड़ियों को 41 बटालियन ITBP के कमांडेंट पवन कुमार के मार्गदर्शन में कोच हवलदार JD त्रिलोचन महांता प्रशिक्षण दे रहे हैं। बालोद में एक जवान जब रिटायर होकर वापस अपने गांव देवरी पहुंचा तो उसके स्वागत में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनांद गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही गांव के सैकड़ों युवा बाइक पर तिरंगा लहराते हुए स्वागत करने पहुंचे, जहां से रिटायर्ड सैनिक के गांव तक भारत माता के जयकारे लगाए गए और बाइक रैली के माध्यम से गांव तक पहुंचे। गांव पहुंचते ही गाजे बाजे के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर सुबह से शाम तक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। पर्यावरण के लिए समर्पित रहने वाले पर्यावरण प्रेमी भोज साहू ने गांव में भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया, जिसमें देवरी सहित आसपास के दर्जनों रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान पौधा देकर किया गया। युवाओं को एक प्रेरित करने के लिए आज एक आयोजन किए गए हैं। युवाओं को चाहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर सेवा करें, देशभाव करें। मान में एक पौधा दे रहे हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं उनको भी हम पौधा देकर उसको सम्मानित किए हैं, और इस तरह से लगातार हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत जनता के लिए कितने संवेदनशील है इसका पता इस बात से चलता है कि जब वो अंबिकापुर में 4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर दुर्गम गांव पहुंचे और अपने साथ प्रशासनिक अमले को भी ले गए। तराई में तालाब के पास बैठकर बड़ा दमाली के निवासियों से उनकी समस्याएं जानी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। हालांकि मंत्री जी की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता से मिले, समस्याओं का हल करे, क्योंकि मंत्री प्रतिनिधि होते ही इसलिए। खीर जो पहाड़ है, इसमें जो गांव बसा है खिखीर बस्ती, वो 3 पंचायत में बटे हुए हैं।
एक तो बड़ा दमाली, दूसरा लफ्जी और तीसरा रेमला। और तीनों तरफ से ड्रेन फॉरेस्ट है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ का पानी का व्यवस्था, जब कोई बीमार पड़ता है तो नीचे ले जाने के लिए उनको बड़ा मुश्किल होता है, खाट वगैरह में ढो के ले जाते हैं। यहाँ बुनियादी सुविधा आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है।